वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी का पेपर। एंड इससे पहले भी हमने इस पेपर का पार्ट 1 जो है कर लिया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्योग्राफी के जो पेपर है उसके पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए और बी डिस्कस कर लिया। चलिए इस पेपर की तरफ आए, पार्ट 2 की तरफ। एंड सभी को पैटर्न पता ही होगा कि आपका जो है ज्योग्राफी का पेपर वो 70 मार्क्स का होता है। 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को पूरा करने के लिए। बाकी एक बार मैं आपको पैटर्न भी समझा देता हूँ कि किस पैटर्न से आपका पेपर आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा पैटर्न है जिसके अंदर बताया गया है। टोटल आपके जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। यहाँ पे फिर इन्होंने बताया इस प्रश्न पत्र के अंदर 5 सेक्शन होंगे, जो कि ए बी सी डी और ई के अंदर जो है विभाजित है। फिर यहाँ पे इन्होंने सेक्शन वाइज बताया हुआ है, जैसे कि सेक्शन ए के अंदर जो है 1 से 17 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। यहाँ पे एक एक नंबर वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आपके सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी की तरफ आए तो इसके अंदर बोला गया है, सेक्शन बी के अंदर प्रश्न संख्या 18 से 19 तक जो आपका स्रोत आधारित जो है प्रश्न रहेंगे, जिनमें से प्रत्येक 3 अंक है। तो ये आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेगा। एंड ये आपका सेक्शन बी होगा, जिसके अंदर 18वां 19वां क्वेश्चन होगा, स्रोत दे दिया जाएगा, यानी आपका केस वाला क्वेश्चन होगा। चलिए अगले सेक्शन की तरफ आए, सेक्शन सी, जो कि आपका 20 से लेकर 23 तक जो क्वेश्चन होगा वो आपका सेक्शन सी के अंदर होगा, जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये सेक्शन सी होगा आपका। सेक्शन डी की बात करें हम, इसके अंदर 24 से लेकर 28 तक क्वेश्चन होंगे, जो कि 5-5 नंबर वाले होंगे। और लास्ट जो सेक्शन होगा ई, उसके अंदर आपका मैथ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, 29वां और 30वां क्वेश्चन। एंड ये जो है 5-5 नंबर के होंगे। एंड देखिए हम, तो ये टोटल जो है आपके 10 नंबर के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके पूरे पेपर का पैटर्न रहेगा, जो आपका फाइनल में आने वाला है। कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर इसी पैटर्न से आपका एग्जाम होगा। चलिए हम सेक्शन ए क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हमने 19 तक जो हमने डिस्कस कर लिया था। 20वें से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट जो है 20वीं की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 20वां है वो स्टार्ट हो जाता है। And देखिए एक चीज आपको नोट कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको जो इससे पहले वाला पार्ट 1 करवाया था, जिन बच्चों ने देखा है उन सभी को पता होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको क्वेश्चन नंबर पे गौर नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा क्वेश्चन नंबर में दिक्कत हो गई है। बाकी 20वें से जो होगा क्वेश्चन नंबर आपका, वो सेक्शन सी स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड जैसा कि आपने पैटर्न में देखा, 18वां और 19वां क्वेश्चन आपका स्रोत वाला होगा, 20वें से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है, वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है। कथन की पुष्टि करनी है आपको। तो वायुमंडल होता क्या है, आप देखेंगे हमारी जो धरती है, धरती के ऊपर अगर आप देखेंगे जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा सबसे पास, देखिए हम धरती के ऊपर जो आसपास के हमारे ऑक्सीजन है जिसमें हम रहते हैं, वो वायुमंडल है। एंड यहाँ पे उसके गैसों के बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। जैसे यहाँ पे बताया गया है, वायुमंडल की जो ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात जो है बदलता रहता है, यानी कम ज्यादा होता रहता है। यहाँ पे बताया हुआ है वायुमंडल में मनुष्य एवं जंतुओं के लिए, जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा जो है पौधे किस, जैसे पौधों के लिए क्या चाहिए होता है, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो पाई जाती है। वायुमंडल के अंदर जो है ऑक्सीजन हो गया आपका, अगर गैसों की बात करें, एक तो ऑक्सीजन हो गया और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पार्थिव विकिरण के कुछ भाग को सोख लेती है तथा ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। आगे अगर हम देखें, ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से जो है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है तथा फिल्टर का कार्य करती है। वह सूरज से आने वाली जो भी पैरामैग्नेटिक किरणें रहती है उनको अवशोषित करती है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये सभी आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आपको उसी के हिसाब से आंसर देना है। एंड ज्योग्राफी के अंदर होता क्या, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती है। आप डायरेक्ट पॉइंट लिखेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट होंगे। वायुमंडल जो है अनेक गैसों से मिलकर बना है, जिसमें हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन हो गया आपका, जो पेड़ पौधों को मिलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका वायुमंडल के अंदर ही पाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, 20वां क्वेश्चन है, द एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे आपके इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट दिए हुए, जैसे the proportion of gases in the upper layers of the atmosphere changes. The atmosphere contains essential gases such as oxygen for the life of humans and
एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा आपका पॉइंट हो गया। चलिए और पॉइंट को देख लेते हैं हम नीचे की तरफ जाकर। तो यहाँ पे आएंगे और पॉइंट में जैसे दिया हुआ है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब एब्सॉर्ब पार्ट्स ऑफ द ट्रेडिशनल रेडिएशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे देखिए, ओजोन गैस इज फाउंड बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एक्ट एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द अल्ट्रावेरिएट जो है, जो किरणें आती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो है रेज आती है जो हम पे, उसको अवशोषित कर लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लिटरली लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। इन सैम्पल पेपर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एकदम नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि इन सैम्पल पेपर्स के अंदर आपको हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर से, जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, या यूं कह लीजिए मोस्ट रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, और लगभग हमें 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो एक मोटा मोटा आइडिया तो हमें भी लग ही जाता है कि भाई क्या एग्जाम में आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने जितने भी क्वेश्चन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें लगते थे कि आएगा, तो वो सारा का सारा हमने इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ऐड कर दिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर अवेलेबल है बच्चों? तो जियोग्राफी का सैम्पल पेपर अवेलेबल है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का अवेलेबल है, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। हमारी टीम बैठी हुई है बैकग्राउंड में, उनसे आप सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं 50% के डिस्काउंटेड रेट पर। जी हाँ बच्चों, वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 199 रुपये है, ठीक है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 99 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का 10 सैम्पल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो डील रहेगा वो रहेगा, अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ सैम्पल पेपर लेते हैं तो उसके साथ आपको एक सब्जेक्ट का मिलेगा बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ठीक है, केवल और केवल 399 रुपीज़ में। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप इसे देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, भारत में जो नदियां है उस वो प्रदूषित क्यों होती है, कोई 3 आपको कारण लिखने हैं। तो भारत के अंदर क्या विश्व के अंदर भी देखें, अगर हम नदियां प्रदूषित होती है तो उसमें अगर हम मेन कारण देखें तो वो होता है आपका औद्योगिक, यानी आपके फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, ठीक है, एंड गंदे नालों द्वारा जो है बहाकर लाया जाता है। वो छोटी-छोटी आप देखेंगे फैक्ट्री है तो किस तरह नदियों को गंदा करती है। ऐसा नहीं कि इसका पानी डायरेक्ट ही जाता है नदियों के अंदर, नहीं। ये नालियों के माध्यम से, छोटी-छोटी नालियों के माध्यम से जो है फिर बड़े बड़े नाले में जाता है वो, फिर बड़े नाले जो है जाकर नदियों के अंदर मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, नदियाँ प्रदूषित होती है, गंदी होती है। एंड आज के समय ये बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली के अंदर देखेंगे तो कहा जाता है जो नदियाँ यहाँ की बहुत प्रदूषित है। सरकार कहती है इसके लिए कि हम काम करेंगे, बट कोई हमें काम दिखता नहीं है। आगे चलते अगले पॉइंट की तरफ। अगर हम देखें, बहुत से शमशान घाट जो है नदी किनारे है और कई बार मृत शरीर या उनके अवशेषों को नदियों में बहा दिया जाता है। तो ये एक कारण भी दे सकते हैं आप, जो आप कह सकते हैं जो मृत व्यक्ति होते हैं उनके शरीर या उनके जो भी अवशेष रहते हैं उनको नदी में बहा दिया जाता है। एक ये रीज़न है जिसकी वजह से नदियाँ प्रदूषित होती है। अगर देखिए हम, कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में विसर्जित किया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े आदि की धुलाई से भी नदी प्रदूषित होती है। देखिए आप यहाँ पे कहना ना कि एक पॉइंट लिया गया है एंड जैसे देखेंगे मूर्तियों का विसर्जन, तो ये आप ऐसा नहीं है कि रोज-रोज मूर्तियों का विसर्जन होता है। ये इसका एक टाइम रहता है, साल में 1 बार या जब भी होता है हमारा त्योहार, फेस्टिवल, उस समय किया जाता है। बट ये बहुत ज़्यादा मेन रीज़न्स भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, वहीं पे औद्योगिकरण हो गया, ये आप डाल सकते हैं। जैसे स्नान करना जाकर नदियों के पास, कपड़े आदि की धुलाई, वो भी हो सकता है, ठीक है? मृत जानवर आप उसके अंदर लिख सकते हैं, मृत जानवर जो है वो नदियों में बहा दिए जाते हैं, उसके अंदर भी आ जाएगा। एंड मृत शरीर भी होते हैं लोगों के, वो भी बहा दिए जाते हैं, उस कारण भी कह सकते हैं नदियाँ जो है प्रदूषित प्रदूषित हो रही है। कचड़ों को जो है नदियों के अंदर फेंकना, ये भी आप रीजन्स में डाल सकते हैं।
जैसे प्लास्टिक जो कचड़े होते हैं उनको, घर की जो हमारी साफ-सफाई होती है, गाँव सब में भी यही होता है, तालाब के अंदर जो है पानी डाल दिया जाता है। एंड आज के समय देखेंगे तो नदियों के अंदर जो अगर आप देखेंगे गंदगी होती है और डायरेक्ट जाके नदी जा रही है, तो आप डायरेक्ट जाके घर से नहीं फेंक रहे, वो छोटी-छोटी जो नली होती है नालियाँ होती है, उनके माध्यम से जाती है वो और जाकर जो है बाद में बड़े-बड़े नालों के माध्यम से जो नाले रहते हैं, गंदे नाले, वो जो है लास्ट में जाके जो है इससे मिल जाते हैं नदियों से। एंड इस तरह जो है नदियाँ गंदी होती हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में ये क्वेश्चन बोला गया है इसके अंदर, व्हाई आर द रिवर्स ऑफ इंडिया पॉल्यूटेड? राइट एनी 3 रीजंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम जो है डोमेस्टिक एक्टिविटीज आर कैरिड थ्रू डर्टी ड्रेन्स एंड बाउट इनटू द रिवर्स ऑफ इंडिया। मैनी cremation grounds are on the banks of the river, and sometimes dead bodies or their remains are thrown into the rivers. On some festival, flowers and जो है idols are embraced in river. The river is also polluted due to large scale bathing and washing of clothes etc. तो ये यहाँ पे 3 पॉइंट है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां पूछा गया एंड इसके अंदर बोला गया है हिंद जो महासागर है उसके बारे में, कि हिंद महासागर जो आप देखते हैं, हिंद महासागर है क्या? तो जैसे आप देखते होंगे वर्ल्ड के अंदर जो है महासागर है, ठीक है, ऐसे महाद्वीप है तो ऐसी महासागर भी है। एंड अगर हम देखें महासागर एक है आपका हिंद महासागर। अगर आप भारत के मैप को देखे होंगे तो भारत के दक्षिण की तरफ अब जाएंगे यहाँ की तरफ, तो ये हिंद महासागर है। वास्तव में हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अगर हम देखें तो यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम देखें हम तो किसी देश के नाम पर रखा गया है। एक कारण ये हो जाएगा जिसकी वजह से हिंद महासागर को अर्थात हिंदुस्तान का महासागर कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कहने के लिए है, रियलिटी मतलब रियल में ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तान का ही महासागर है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके नाम से हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी चीजें जैसे कि अगर हम देखें तो पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच जो हिंद महासागर के तट पर जो है भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे भारत के मैप को आपने देखा होगा एंड यहाँ पे इसका जो तट है वही बहुत महत्वपूर्ण रहता है हिंद महासागर के लिए, तो इस वजह से भी कहा जाता है इस महासागर के, क्योंकि आप देखेंगे भारत के तट को एंड ऐसा ही एक विशाल अगर हम देखें यही एक ऐसा विशाल और आप कह सकते हैं कि जो है ऐसा शक्तिशाली देश है जो जिसका तट यहाँ पर है। बाकी श्रीलंका भी है बट वो उतना शक्तिशाली नहीं है। ऐसी मालदीव भी है, वो भी इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन भारत को अगर हम देखें तो वो शक्तिशाली है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तटरेखा कि अन्य किसी भी देश की तटरेखा से अधिक लंबी है। हाँ, अगर आप इसकी तटरेखा देखेंगे भारत की तो दूसरे देशों की जो तटरेखा उससे बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इस रीज़न से भी कह सकते हैं कि जो हिंद महासागर है वो हिंदुस्तान का महासागर है। आप कुछ इस तरह से जो आपका पॉइंट दिया हुआ था अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, तो ये इसकी पुष्टि करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बोला गया है इंडियन ओशन इज एक्चुअली द ओशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये आपको बोला गया एंड आंसर आप देखना चाहे तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपका आंसर। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान। दिस इज द ओनली ओशन दैट हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री एज द इंडियन ओशन। India's position on the Indian Ocean coast between West Asia and East Asia is very important. India's coastline, located at the northern end of this ocean, is longer than the coastline of any other country. तो ये रीजंस आप इसके अंदर बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर बोला गया है अभी हमने भारत की तट रेखा की बात करी थी। तट रेखा का मतलब है जो भारत का हिस्सा जो तट है वो नदियों से यानी महासागरों से मिलता हो। ठीक है, तो महासागरों से मिलता हो उसे हम तट कहते हैं। तो इसके लाभ क्या? भारत की जो तट रेखा है वो लंबी तट रेखा होगी तो लाभ क्या होगा? देखिए जितना लंबा तट रेखा होगा ना उतना ही लाभ रहता है। जैसे बंदरगाहों के विकास के लिए अगर हम देखें जो बंदरगाह बनाए जाते हैं जिससे हम दूसरे देशों के साथ जो है व्यापार कर पाते हैं और इधर दूसरे देशों से हमने देखिए आज के समय या अगर हम व्यापार को कहें तो व्यापार किसी भी देश के साथ जब किया जाता है कई तरीके रहते हैं। या तो आप जो है रोड के थ्रू कर सकते हैं या आप जो है हवाई जहाज, ठीक है, वायु के थ्रू कर सकते हैं, वायुयान के थ्रू। एंड एक होता है समुद्र के थ्रू यानी महासागर यानी
जल के ऊपर जैसे महासागरों से हम व्यापार कर सकते हैं। महासागरों से किया जाने वाला जो व्यापार होता है नदियों के माध्यम से या महासागरों के माध्यम से, ये बहुत सस्ता होता है। तो इसलिए जो है तट रेखा रहेगी तो हम दूसरे देशों से व्यापार कर पाएँगे, तो हमारे सस्ता पड़ेगा। हम सामान मँगाते हैं बड़े-बड़े जहाजों जो है उसके माध्यम से, तो हमें सस्ता भी पड़ता है। एंड ये जो है किसी एक अगर हम बंदरगाह बना देते हैं, तो उसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर ही सारा सामान रुकता है। जैसे आपने बहुत सारे पत्तन देखे होंगे, बंदरगाहों को पत्तन ही कहा जाता है। जैसे आपका मुंबई पत्तन हो गया, ठीक है? तो उस वहाँ पे सामान आते हैं दूसरे देशों से एंड यहाँ पे रुकते हैं, फिर यहाँ पे देश के अलग-अलग हिस्सों में यहाँ से जाते हैं। तो इससे अगर हम देखें, बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ उपलब्ध कराती है तथा रोजगार और सृजन में सहायक है। व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध कराती है, यानी व्यापार अगर किसी किसी को करना है, तो अगर उसकी सीमा जो है महासागरों से मिल रही हो, तो वो व्यापार कर सकता है जल मार्ग से। अफ्रीका हो गया, औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा संपन्न पश्चिम एशिया को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, चीन विकसित देशों, विकसित उद्योगों वाले जो है जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महासागरीय जल मार्ग जो है भारत से होकर गुजरते हैं। एंड देखिए ये भी रहता है, अगर आप मैं दोबारा एक बार मैप दिखाऊँ बना के आपको, तो कुछ इस तरह से अगर भारत के मैप को देखते हैं, अगर हम कुछ इस तरह से भारत के मैप को देखते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे देश होते हैं, वो इधर से होकर गुजरते हैं। अगर हम यहाँ पे बना देते हैं क्या बंदरगाह, तो दूसरे देश के जो जहाज है वो कहीं जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो ठहर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल ही चलते ही रहते हैं वो 24 घंटे, वो रुकते भी है। खाना-पीना हो गया उनका जो भी है, तो वहाँ पे करते हैं। तो बंदरगाह रहेगा तो वो आके रुक भी सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ आपको जो है एक तरह से जैसे आप देखते होंगे जो हाईवे या आप समझ लीजिए या रोड रहता है, रोड किनारे आपका घर रह जाता है, तो आप दुकान खोलकर उसकी अच्छी खासी कमाई कर पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, बेच के आप सामानों को पैसा कमा पाते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं बंदरगाहों के फायदे के अंदर। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडियाज लॉन्ग कोस्टलाइन? तो ये आप पढ़ सकते हैं। इंडियाज लॉन्ग कोस्टलाइन हैज मेनी बेनिफिट्स, प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स and helps in the employment generation, provides useful waterways for trade, oceanic waterways connecting Africa, industrially developed Europe and जो है prosperous West Asia to Southeast Asian countries, China, Japan with developed industry, Australia and the west coast of United States pass through India. ये इंडिया के थ्रू ही पास होते हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है एंड ये वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके अंदर आपने 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं एंड अगला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी के अंदर है एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सभी 5-5 नंबर के होंगे, तो ध्यान रखना है आपको 5-5 पॉइंट कम से कम होने ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, ज्वालामुखी जो है कहते किसे हैं तथा ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन करें। ज्वालामुखी कहते किसे, अगर हम देखें तो ये क्या एक प्राकृतिक घटना है, जिस तरह भूकंप आता है ऐसी क्या है ज्वालामुखी भी फटती है। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इसे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं हो गया, राख, कंकड़ आदि जो है पत्थर वो बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास जो है एक ही प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नालिका कहते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र जो है बनाता है, छिद्र यहाँ पे आएगा, छिद्र बनाता है जिसे जो है वीवर या क्रेटर कहते हैं। अब देखिए हम, ये आपकी धरती है, मान लीजिए ये धरती है, ठीक है। एंड होता कैसा है ज्वालामुखी, तो कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे छिद्र होगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से कह सकते हैं आप, ऐसा भी बन सकता है वो जमीन के नीचे कुछ ऐसा बना होगा ज्वालामुखी एंड यहाँ आप देखेंगे छोटा सा भाग जो है खुला रहता है ऊपर का। जब होता है ना ये विस्फोट होता है, तो यहाँ पर जो लावा है इसमें से लावा, राख, ठीक है, गैस, धुएं ये सब बाहर आते हैं। तो ये आपका होता है ज्वालामुखी, जो कि एक आकस्मिक घटना का मतलब है कि कभी भी हो जाता है, प्राकृतिक घटना। इसके प्रकार अगर हम देखें तो 3 टाइप की ज्वालामुखी रहती है। आगे आए हम नीचे की तरफ तो 3 प्रकार की विश्व के अंदर जो है ज्वालामुखी पाई जाती है। पहली ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती है जो हमेशा ही फटती रहती है, जिसके अंदर एग्जाम्पल के लिए देखें हम, इटली में एक स्थित है एटना ज्वालामुखी, ये इसका अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है, ये जो है आपकी ज्वालामुखी है, ये हमेशा इसका जो मुख है, यानी जो ऊपर का हिस्सा रहता है, जैसा मैंने आपको बताया ये वाला हिस्सा,
वो खुला रहता है एंड हमेशा जो है इसके अंदर विस्फोट होते रहते हैं, लावा राख हमेशा जो है बाहर आता रहता है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी जो है हमेशा जो है मतलब एक तरह से इसके अंदर विस्फोट होते ही रहते हैं। एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये दूसरा प्रकार है। इस प्रकार की ज्वालामुखी में बहुत लंबे समय से कोई भी जो है विस्फोट नहीं हुआ होता। ये आपकी जो है दूसरी प्रकार की ज्वालामुखी है एंड इसके अंदर बहुत लंबे समय तक जो है कोई विस्फोट हुआ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर संभावना रहती है कि ये कभी भी फट सकता है। इसके अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो इटली में ही एक स्थित है विसुवियस ज्वालामुखी, ये इसका एक उदाहरण है। एंड तीसरा जो प्रकार है वो है विलुप्त ज्वालामुखी। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को अगर हम देखें तो इस प्रकार की ज्वालामुखी में कभी विस्फोट ही नहीं होता, यानी ये विलुप्त हो चुकी है, मर चुकी है, यानी इसकी जो है डेथ हो चुकी है, आप एक तरह से कह सकते हैं। इसमें भविष्य में भी संभावना नहीं रहती है कि ये अब फटेगी। इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए देखें तो म्यांमार का जो पोषा ज्वालामुखी जो वो इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये आपने देखा ज्वालामुखी के 3 प्रकार और ज्वालामुखी होता क्या है। ये आपसे क्वेश्चंस जरूरी है, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आए हम इंग्लिश मीडियम की तरफ। एंड इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस और सब हेडिंग्स बता दूंगा, जैसे व्हाट आर वोल्केनोज एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। तो वोल्केनो अगर हम देखें तो आर अ सडन इवेंट ऑन अर्थ, ड्यू टू दिस देयर इज अ सडन एक्सप्लोजन ऑन द सरफेस थ्रू विच lava, gas, smoke, ash, जो है pebbles, stones, etc. come out. All these things are drained through a natural tube called जो है exhaust duct. Uh, lava make a hole for coming to the surface, which is called a जो है crater. ठीक है, इसको कहा जाता है। तो ये वॉल्केनो के बारे में आपने पढ़ लिया। एंड इसके टाइप्स अगर हम देखें तो 3 टाइप्स आपके नीचे बताए गए, जैसे कि एक्टिव वॉल्केनो हो गया आपका, ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो हो गया एंड यहाँ पे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो आपका दिया हुआ है। तो आपको जैसा मैंने हिंदी में बताया सेम वैसा ही है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा सारे क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। एंड बच्चे 2 या 1 मिनट तक वीडियो को देखते हैं बस, क्योंकि हम अपने स्टूडियो में जाके देखते हैं। तो इस चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं कि बच्चा जो है बहुत लंबी वीडियो हम कर देते हैं, क्लास ले लेते हैं और उसको वो 1-2 मिनट 3 मिनट तक ही बच्चा देखता है, उससे ज़्यादा नहीं देखता है। तो मैं आपको सिर्फ जो है हिंदी मीडियम में ही एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस इन द एंड इसके सब हेडिंग्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये वॉल्केनो जो है इसके टाइप से आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 24वां है एंड इसके अंदर जो पूछा गया 24वें क्वेश्चन के अंदर 5-5 नंबर के क्वेश्चन से आपके, तो उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, विवरण देना है। देखिए आज के समय अगर हम देखें तो हमारे 7 महाद्वीप हैं। अगर हम देखें मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे ये हम देखें तो हमारे 7 महाद्वीप है, जैसा कि एशिया हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप हो गया और आपका ओशिनिया जिसे ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। तो ये 7 महाद्वीप है विश्व के अंदर। इनको कहा आज जो देखते आप इनके जो है हिस्से हो रखे 7 भाग में, इनको कहा जाता है कि कभी एक टाइम पर जो है ये सभी एक ही जगह एंड ये कभी क्या थे, एक ही जगह थे, एक ही महाद्वीप, यानी आप कह सकते हैं। इसीलिए बोला गया महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में कि महाद्वीप जो है कभी एक ही जगह थे। इसके लिए आप क्या जो है प्रमाण दे सकते हैं, आपके पास सबूत क्या क्या है। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या सबूत है, तो आकार में समानता। कोई चीज टूटती है, अगर मान लीजिए ऐसी बनी हुई है ये, ठीक है, ऐसी है टूटी हुई, तो इसका जो ये वाला हिस्सा होगा ये अलग हो रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इससे टूटा हुआ है। तो ऐसे ही देखा गया जो महाद्वीप दिया हुआ है, अगर हम उसको एक साथ लाकर जोड़ देते हैं तो उसको देखेंगे कि उनकी जो तट रहती है वो उनसे मैच हो जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी जाके। तो अगर आप देखें तो आकार में हमें समानता देखने को मिलती है। दूसरा देखें महासागर के पार जो है चट्टानों की आयु में समानता, क्योंकि चट्टानों की आयु जो है गैजेट्स है ऐसे जिससे हम चट्टानों की आयु पता कर सकते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि जो हमने जैसे वर्तमान में 2 महाद्वीप एक दूसरे से दूर है, उनकी चट्टानों की आयु में समानता देखने को हमें मिलती है। उदाहरण के लिए देखिए अगर हम तो 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट, दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। इससे ये पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में साथ-साथ थे। तो ये आप कह सकते हैं इसके थ्रू ये हमारे पास सबूत है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है एक ही जगह थे। आगे अगर हम देखें तो ये है आपका टिलाइट। ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं, जो इनके प्राचीन काल में जो है
एक साथ होने का प्रमाण देते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। प्लेसर निक्षेप सोना युक्त सिराए ब्राजील में पाई जाती है, जबकि प्लेक्सर निक्षेप जो है घाना में मिलते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका का भी क्या है, वो एक ही जगह थे। जीवाश्मों का वितरण देख ले तो कुछ महाद्वीपों में ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक जगह थे। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जानवरों में समानता अगर हम देखें या जीवों में समानता, तो वो भी हो सकता है। जैसे बंदर हमें वहां पे भी पाए गए थे, तो बंदर हमें इस महाद्वीप में भी पाए गए। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये कभी क्या है, एक ही जगह थे। अब बंदर तो है नहीं कि समुद्र या महासागर को पार करके वो दूसरे महाद्वीप में चला जाएगा। तो इससे भी कह सकते हैं कि हम जो है, ये कभी एक ही जगह हुआ करते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड उससे पहले इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देख ले। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट एविडेंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स सैंड रिपोर्ट। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी इन शेप है। सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है इन एज के अंदर, रॉक्स अक्रॉस ओशियन। आगे की तरफ हम आए तो आगे आपका दिया हुआ है पॉइंट, जैसे जो है टीलाइट्स हो गया आपका, जो है प्लेसर डिपॉजिट्स हो गया आपका, एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है फॉसिल्स हो गया। ये आपके पॉइंट रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, एंड इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको अथवे में दिया हुआ है, एंड और में दिया हुआ क्वेश्चन। हमें जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना ही क्यों चाहिए? तो ज्योग्राफी से हम बहुत सारी चीजों का पता कर पाते हैं। आज जो हम पढ़ते हैं विश्व के इस कोने में जो है, यहाँ पर ये चीजें, जैसे आम कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ज्योग्राफी से हमें पता चलता है, गर्म वाली जगह पे पाया जाएगा। यानी अगर हम देखें तो जलवायु का अध्ययन हो गया आपका, बहुत सारी चीजें अगर हम देखें इसके बारे में लिखा हुआ है। भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं है, उसके बारे में हमें पता चलता है कि मानव समाज के अंदर जो है कितनी विभिन्नता है। भूगोल हमको जो है भूपृष्ठ पर विविधताओं को जो है समझने तथा स्थान व समय संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है कि क्या-क्या कारण है कि आज जो विश्व जो है, किसी एक जगह का तापमान देखें तो बहुत कम है, किसी का ज़्यादा है। यानी भूपृष्ठ पर जो विविधताएँ हैं, उसको समझने का हमें साधन है वो ज्योग्राफी। ठीक है? आगे की तरफ आए हम अगले पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे देखिए भूगोल मानचित्र के जरिए जो है वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है। तो भूगोल के माध्यम से ही होता है ये। भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र हो गया आपका, संगणक मानचित्र कला, दूर संवेदन के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की है। इसने विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ-साथ जो है प्रशासन चलाने, भ्रमण व पर्यटन को भी जो है बढ़ावा दिया है। आज के समय देखेंगे तो पर्यटन को लेके हमारा एक जो है पड़ोसी देश है, नीचे की तरफ वो है मालदीव। इससे रिलेटेड जो है उससे पर्यटन से रिलेटेड जो है इनके साथ हमारे कुछ रिश्ते सही नहीं चल रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे इंडियंस है, जो जाते थे घूमने के लिए अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो वहाँ पे वो कैंसल कर चुके हैं, एंड रीज़न आप सभी को पता होगा, वहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है? चलिए आगे की तरफ हम आए, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, एंड आपने समझ गए होंगे भूगोल के माध्यम से इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं। वैसे मैंने आपको बोला है 5 ही पॉइंट लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे अगर आप 5 पॉइंट लिख देते हैं तो। चलिए, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में है, तो आप देख सकते हैं स्टडी क्यों करना चाहिए हमें ज्योग्राफी, एंड इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आप बहुत सारी रीज़न्स यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिखे हुए। ये आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। मैं सिर्फ़ आपको ये दिखा देता हूँ, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से? यानी जो मिट्टी है, उसके बनने में कौन-कौन से जो सहायक है, कारक जो है वो सहायक होते हैं, एंड ये कारक किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, ये भी अब बताना है आपको। तो देखिए अगर हम मिट्टी का जो निर्माण होता है, मिट्टी जो बनती है, आपकी जो धरती बनी हुई है, उसके निर्माण में क्या-क्या चीज़ें लगी है? तो जलवायु हो गया। जलवायु मूल सेल के जो है अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुँचता है। अगर हम देखें जलवायु, एक पॉइंट हो गया आपका। आगे की तरफ आए दूसरे पॉइंट की तरफ, दिया हुआ आपका मूल पदार्थ। जिस प्रकार जो है चट्टानों का अपक्षय यानी जो है नुकसान होता है या टूटना आप कह सकते होता है, उसी प्रकार मिट्टी का भी होता है। उदाहरणतः दक्षिण दक्षिण भारत की मिट्टी वहाँ की आधार शैलों के कारण जो है काली पाई जाती है।
तीसरा अगर हम देखें उच्चावच, उच्चावच मतलब होता है भूमि का। कहीं पे आप देखेंगे पहाड़ है, फिर समतल है, फिर पहाड़ है, फिर समतल है, फिर पहाड़ है, फिर समतल है, यानी उच्चावच। पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की जो परत होती है वो मोटी होती है। तो ये आप कह सकते हैं। जैविक क्रियाएं, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। एंड समय, समय इंपॉर्टेंट है। लंबी जो है काल अवधि में बनी मिट्टी में जो है अधिक समृद्ध व उपजाऊ होती है, यानी समय अगर हम देखें तो बहुत लंबे समय में बनने वाली जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और समृद्ध होती है। तो ये इसका हो जाएगा मृदा के बारे में। ठीक है, कौन-कौन से तत्व जो कौन-कौन सी कारक है जो इसके निर्माण में सहायक है, तो ये 5 थे। चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में देखिए इस क्वेश्चन को। तो ये दिया हुआ है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोइल फॉर्मेशन, हाउ डू दीज फैक्टर्स हेल्प इन सोइल फॉर्मेशन? तो क्लाइमेट हो गया, बेसिक मटेरियल हो गया, रिलीफ हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इसके अंदर आप लिख सकते हैं, एंड टाइम। ये आपके 5 पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम में आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26वां, एंड इसके अंदर बोला गया है प्रायद्वीपीय पठार तथा हिमालय पर्वत में 5 अंतर आपको बताना है। तो 5 अंतर आपको बताना है प्रायद्वीपीय पठार के अंदर और हिमालय पर्वत में। तो प्रायद्वीपीय पठार को अगर हम देखें तो कठोर कठोर शैलों का जो है प्राचीन भूखंड है ये। इसका जो निर्माण है एक उत्खंड के रूप में हुआ। यह जो है कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक जो है स्थल जो है क्षेत्रीय रहा है। केवल इसके तटीय क्षेत्र अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे। आगे अगर हम इसके पॉइंट देखें प्रायद्वीपीय पठार के, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है मुख्य जो है अवशिष्ट पर्वत पाए, वहां पर जो है अवशिष्ट जो है छोटे छोटे या टुकड़ों में जो है पर्वत पाए जाते हैं। आरावली पर्वत इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ जो नदी घाटियां है वो उथली तथा मंद ढाल वाली होती है। चलिए ये आपका प्रायद्वीपीय पठार के बारे में था। एंड अगर हम हिमालय पर्वत को अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत के क्या क्या है। हिमालय अवसादी शैलों से निर्मित नवीन पर्वत है, ये नए हैं, लेकिन आपने उसे जो देखा प्रायद्वीपीय पठार वो बहुत ज्यादा पुराने थे। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से बना है। भूगर्भिक हलचल यानी कि आपकी जमीन के नीचे जो है, जमीन के अंदर जो हलचल हुई एंड उसकी वजह से हिमालय पर्वत बना है, ऐसा कहा जाता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है टैथिस के अवसादों से पर्वत निर्माणकारी विवर्तनिक हलचलों के परिणाम स्वरूप हुई है। हिमालय तथा उससे संबंधित पर्वत श्रेणियां कमजोर तथा लचीली है। परिणाम स्वरूप यहाँ वलन और विरूपण की क्रियाएं हुई है। हिमालय विवर्तनिक पर्वत है, इस कारण यहाँ नदियां जो है युवा अवस्था में है और तीव्र गति से बहती है। यहाँ की जो नदियां है वो युवा अवस्था में है और बहुत तेजी से बहती है। तो ये आप इसके बारे में लिखेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। एंड प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके बारे में अंतर। चलिए इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 5 डिफरेंसेस बिटवीन द पेंसुलर जो है प्लेटू एंड द हिमालयन माउंटेन्स। तो आप पढ़ सकते हैं। पेंसुलर के बारे में लिखा हुआ है एंड हिमालयन माउंटेन्स के बारे में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, ये आपका आंसर होगा उसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसके अंदर अथवा दिया हुआ है एंड यहाँ पे पूछा गया है गोदावरी जो नदी तंत्र है उसके बारे में। किसी एक नदी का पूछा जा सकता है, चाहे मान लो गोदावरी हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गया। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे गोदावरी पूछा गया, तो अगर हम देखें गोदावरी प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये। विशाल आकार विशाल आकार हो गया, इसके कारण जो है इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी, अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो भारत के मैप में आप देखते हैं जो मुंबई है, मुंबई का कौन सी जगह यहाँ पे दिया हुआ है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरते हुए जो ये जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर जो है मिल जाती है। अगर आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक स्थान से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। गोदावरी अपनी सहायक नदियों के साथ जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के जो है कुछ भागों को जल बहाकर ले जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 313 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर की ओर इसके अंदर देखें हम तो इसकी कई सारी जो है सहायक नदियां भी है। जैसे उत्तर की ओर से जो है सहायक नदी अगर हम देखें तो वो आ जाएगी प्राणहिता, वैनगंगा और इंद्रावती इसकी सहायक नदियां जो इसके अंदर आकर मिलती है।
जबकि दक्षिण में की मिलने वाली जो नदियों में देखें तो मंजीरा है। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसे जो है गार्ज के निचले भाग जो है भारी जो है बाढ़ लाती है। गोदावरी एक सुदृश्य प्रसाद की रचना है, प्रसाद की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजामुंडी के बाद यह नदी कई घाटियों आएगा, घाटाओं में जो है विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये है इसके बारे में जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि गोदावरी नदी जो है उसका तंत्र आपको बताना है। तो सिर्फ आपको बता देना है कितनी लंबी है इसके अंदर, ये आपको बता देना है, ठीक है। जैसे अगर देखेंगे जमीन का कितना धरातल ये कैप्चर करती है, तो ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखें तो वो कितना है, 313 लाख वर्ग किलोमीटर। ये महाराष्ट्र के अगर हम देखें तो नासिक जिले के अंदर त्र्यंबक स्थान है, वहां से जो है जाकर जो है आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हुई है बंगाल की खाड़ी में जो है जल विसर्जित कर देती है। ये सब इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, गोदावरी रिवर सिस्टम आपको यहाँ पे बताना है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, एवेल्यूएट द गोदावरी रिवर सिस्टम, एंड इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एंड आगे की तरफ आए तो और भी इसके पॉइंट्स है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक आर्थिक कथन को प्रमाणित करिए। यानी भारत में जो नदियों को जोड़ा जाता है उसके सामाजिक और आर्थिक आप क्या प्रमाण निकलते हैं या लाभ क्या होंगे आपको बताने हैं। तो भारत के अंदर देखेंगे बहुत सारी नदियां बहती है, आप सभी को पता होगा। एंड इसके अंदर नदियों को देखें तो बोला गया है, कोई नदी मान लेते हैं इधर से गुजर रही है एंड इधर से गुजर रही है, अगर हम इनको जोड़ देते तो इससे फायदा क्या होगा, यानी नदियों को जोड़ने से क्या क्या फायदे होंगे आपको इसके अंदर यही बताना है। तो बड़ी नदियों में जल शक्ति की भारी संभावनाएं होती है। उत्तर में हिमालय, मध्य में जो है सतपुड़ा, पूर्व में छोटा नागपुर, उत्तर पूर्व में देखिए मेघालय तथा पूर्व और पश्चिमी घाट पर जो है जल शक्ति की भारी संभावनाएं है। यानी जल शक्ति जो है बनाई जा सकती है, जल से हम शक्ति बना सकते हैं। यदि इन नदियों के अतिरिक्त जल को कम जल वाली जो है नदियों में जोड़ दिया जाए तो कृषि में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति संभव है। यानी जहां पे पानी नहीं पहुंच पाता या सिंचाई में प्रॉब्लम आती है तो वहां से हम जो है पहुंचा सकते हैं पानी। नदियों को आपस में जोड़ने से अन्न उत्पादन की क्षमता जो बढ़ जाएगी तथा जल शक्ति का उत्पादन जो है बढ़ जाएगा। साथ ही बाढ़ व सूखे की स्थितियों से जो है राहत मिलेगी। जैसे हम देखें बाढ़ आ जाता है तो अगर देखें हम किसी नदी में बहुत ज्यादा पानी है, अगर हम उसको किसी से जोड़ देते तो बाढ़ इसमें भी पानी चला जाएगा, क्योंकि बाढ़ आता था तो एक ही नदी थी, एक ही रास्ता था इसका जहां से ये जाती थी एकदम से और बाढ़ लाती थी। लेकिन हम इसको किसी दूसरी नदी से जोड़ देंगे तो पानी क्या होगा, थोड़ा बंटवारा होगा पानी का और ये इधर की तरफ जाएगी एंड इससे बाढ़ आने का खतरा भी कम होगा। एंड जहां जहां पे सूखा था अगर हम जोड़ देंगे तो वहां पे सूखे की जो प्रॉब्लम होगी उसको भी हम दूर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन सॉरी और इसके पॉइंट है, जैसे कि बोला गया है नदियों को जोड़ना सरल योजना नहीं है, क्योंकि भारत का उच्चावच जो है इसे दुष्कर रूप दे रहा है। यानी आसान नहीं होता नदियों को जोड़ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि भूमि कैसी है, जैसे जमीन कैसी है। उच्चावच का मतलब है कहीं पे ऊंचा है जमीन, कहीं पे नीचा है, यानी कहीं पे पहाड़ है, पठार है। इसकी वजह से इसको जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है। अल्पकालिक रूप से नहीं, बस दीर्घ काल के आधार पर यह सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए वरदान होगा। थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए लाभ देगा। अगर आप थोड़े समय के लिए करते हैं तो ये कोई लाभ नहीं देगा, नुकसान ही होगा आपका। लंबे समय के लिए ये आपको जो है बहुत वरदान की तरह होगा ये से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नदियों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो फायदे क्या-क्या होते हैं। चलिए इसको आप इंग्लिश मीडियम में देखें। इंग्लिश मीडियम में कहा गया है जस्टिफाई द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटमेंट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया फॉलोइंग आर द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ लिंकिंग रिवर्स। तो आप इसके आंसर देख सकते हैं कुछ इस तरह के इसके फायदे होंगे, क्या-क्या हमारे बेनिफिट्स होंगे। तो ये आपके पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में, आप इसे पढ़ सकते हैं, यही आपको लिखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 एंड इसके अंदर बोला गया है जलप्रपात एक छिपरी काव का निर्माण कैसे होता है। तो अगर हम देखें जलप्रपात सबसे पहले तो जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से गिरता है, जैसे अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से पानी आता है एंड यहाँ पे अचानक से आकर जो है वो गिरता है नीचे की तरफ, वह जलप्रपात बनाता है। नदी के मार्ग में अनेक कोमल एक कठोर जो है चट्टाने, अगर हम रास्ते में देखें तो बहुत सारी चट्टाने भी आती है जो कि बहुत कोमल होती है और कई-कई बहुत ज़्यादा कठोर चट्टानें भी होती है। कोमल चट्टानें तो आएँगी तो वो टूट जाती है यानी कट जाती है जल्दी ही। उस स्थान पर नदी की जो है तलहट जो है वो नीची हो जाती है। तलहट यानी ज़मीन है या धरती आप जिसे कहते हैं, जिस मार्ग से जा रहा है वो उसकी जो तलहट है
जहाँ पे वो गिर रहा है वो क्या होगा, नीचे की तरफ चली जाएगी। इस प्रकार नदी का जो है जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरने लगता है, वह जो है जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण ऐसे होता है। चलिए ये जलप्रपात हो गया। अब हम आते हैं छिप्रिकाओं की तरफ, जो छिप्रिकाएँ पूछी गई है। अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में जो स्थित होती है। कोमल चट्टान का अपरदन शीघ्र हो जाता है, जबकि कठोर चट्टान का जो अपरदन होने में समय लगता है। इस ढाल पर नदी का जल जो है तीव्र के साथ आगे बढ़ता है, जिसे छिप्रिका कहते हैं। तो ये आपका छिप्रिका हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड हम इसको इंग्लिश मीडियम में देखें। हाउ आर वाटरफॉल्स एंड जो है छिप्रिका फॉर्म, तो यहाँ पे बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटरफॉल हो गया एंड छिप्रिका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको नीचे की तरफ ले चलता हूँ एंड यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर पूरा हो जाएगा एंड ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है एंड ये आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। एंड लास्ट जो सेक्शन रहेगा आपका मैप से रिलेटेड रहेगा। इसके अंदर मैप वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका सेक्शन जो है ई होगा एंड खंड जो है वो ई होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। एक तो वर्ल्ड वाला मैप होगा और एक इंडिया वाला मैप होगा। तो आइए दोनों मैप मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले 29वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो कुछ इस तरह से मैप क्वेश्चन रहेगा आपका। जैसे कि यहाँ पे बोला गया भारत के दिए गए भौगोलिक मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति उपयुक्त चिन्हों से दिखाए हुए उनके नाम भी लिखने हैं। राजस्थान की राजधानी देखें तो भारत का मैप मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से मैप होगा भारत का एंड इसी के अंदर आपको बताना है राजस्थान की राजधानी क्या होगी। तो आपको इसके अंदर बताना है सुंदरबन जो जीव मंडल नीचे है वो कहाँ पर है। प्रायद्वीपीय भारत में 200 किलोमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र कावेरी नदी, मिजो श्रेणी और नंदा देवी देवी जो है जीवमंडल नीचे। इनमें से जो है कोई 5 आपको करने हैं। टोटल 7 दे रखे हैं तो कोई 5 आपको करने हैं। चलिए मैं आपको आंसर की तरफ भी लेके चलूंगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द गिवन फिजिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स एनी 5 एंड यहाँ पे आप 7 के साथ देख सकते हैं। इनमें से किसी 5 को आपको लोकेट करना होगा। तो चलिए मैप की तरफ आते हैं। जैसा कि इस मैप में अगर हम देखें तो ये आपका मैप है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था इसके अंदर वो राजस्थान की जो है राजधानी एंड यहाँ पे देखेंगे आप ये जयपुर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला बताया हुआ, ये पहला हो जाएगा। दूसरा जो है आपसे कुछ इस तरह से सुंदरवन जीव मंडल नीचे बोला गया था, तो ये आपका मैप लोकेट किया गया है। लिखा कहीं और गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लोकेट करके इन्होंने बताया है। आगे की तरफ देखेंगे तो नंदा देवी जो है ये आपका 7वां क्वेश्चन बोला गया था यानी यहाँ पे बोला गया नंदा देवी जो है कुछ इधर है। ऐसी अधिक सूखा क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ पे लोकेट किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भरा हुआ है ये वाला, ये अधिक सूखा क्षेत्र के अंदर है। ये 4th क्वेश्चन था आपका। तीसरा जो है 200 किलोमीटर से जो है अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से किया गया है। कावेरी नदी आपका जो है ये 5th क्वेश्चन था, तो ये आपका कावेरी नदी के बारे में बताया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं एंड कोई 5 बोले थे। अगर हम इसके छठे क्वेश्चन को देखें मीजा श्रेणी, यहाँ पे आपका बताया गया है मीजा श्रेणी के बारे में, जो कि मिजोरम के अंदर ही होगा। मीजा नाम से ही पता चल रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रवण क्षेत्र अगर देखें तो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है इस क्वेश्चन में, हाँ इसी वाले पॉइंट के अंदर एंड कुछ इस तरह से ही आपका सॉल्व हो जाएगा मैथ। एंड आप देख लेना आपको एक बार कि कैसे होगा। मैं एक बार आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से होगा ये। जैसे कावेरी नदी दिया हुआ है, सुंदरवन जो है जीवमंडल नीचे आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है होगा मैप। ये आपका इंडिया का मैप जो है कंप्लीट हो गया। चलिए जूम आउट कर देता हूँ एक बार मैं। हाँ, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगला क्वेश्चन में जो बोला गया वर्ल्ड वाले मैप के बारे में, इसमें बोला गया संसार का जो आपका मानचित्र है यानी वर्ल्ड मैप है उसके अंदर ए बी सी डी ई एंड जो एफ है, एफ और जी को जो है दिखाया गया है। इंडिया वाले मैप में देखेंगे तो आपको कोई ए बी सी डी नहीं है, आपको डायरेक्ट जाके भरना है। लेकिन जब वर्ल्ड वाले मैप पे चलेंगे आप, वर्ल्ड वाले मैप पे तो वहां पे आपका ए बी सी डी लिखा होगा। आपको वहां पे बताना है जैसे एक विवर्तनिक प्लेट, आपको उसका नाम लिखना होगा। बी बोला गया एक महाद्वीप, एक देश। ठीक है, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा हो गया, एक परिस्थितिकी हॉट स्पॉट, एक परिस्थितिकी हॉट स्पॉट। तो ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी दिया हुआ है। चलिए एक बार हम चल लेते हैं मैप की तरफ एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कुछ
उसी तरह से आपका सेम है यहाँ पे, और इसमें टोटल 7 दिए हुए थे इसमें भी, तो आपको 5 ही फिल करने होंगे। तो चलिए हम एक बार आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। आप देख सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट हो गया, कॉन्टिनेंट, कंट्री जो है कोल्ड ओशन, वार्म ओशन, ठीक है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, एंड यहाँ पे दूसरा भी वही है। एंड यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से। मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ एंड इसे आप कुछ इस तरह से देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गल्फ स्ट्रीम जो कि ई आपका दिया हुआ है, डी में आपका जो है हम जो है हमबोल्ट धारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपरी गिनी 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी सी डी से दिखाया गया है, ई का आपका ये होगा, और देखिए हम सी कनाडा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लोकेट किया गया है कनाडा। एफ का जो दिया हुआ है पश्चिमी घाट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी का हो गया ऑस्ट्रेलिया, ए का हो गया फिलीपींस प्लेट। तो एक प्लेट जो है एक विवर्तनिक प्लेट के नाम भी बोले गए थे आपसे, कुछ इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। एंड साथ के साथ क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा पेपर। एंड ये आपका पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया है, जो आपका पार्ट 1 हमने कर लिया था, एंड पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 था एंड जल्दी हम और भी पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाने वाले, तो आप उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे आपको क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम और पेपर्स लेकर आएंगे आपके लिए, अगर हम जब भी नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले